हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन को। तो ये वाला जो है सेकंड वीडियो है फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन का। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि पहले वो फर्स्ट वाला इंट्रोडक्टरी वीडियो ज़रूर देख के आना, क्योंकि उसमें जो है इंट्रोडक्शन दिया गया है, फोर्स क्या है और फोर्स के इफेक्ट क्या है, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ वहाँ पर मैंने बहुत ही ज़्यादा ही अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया है फोर्स का। तो आई होप कि तुमने वो वाला वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो कृपया करके ये वाला वीडियो पहले देख के आ जाओ, वरना ये वाला वीडियो तो ऐसे भी समझ में आने ही वाला है। तो चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं ये वाला वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स के टाइप्स के बारे में। तो जो फोर्स है वो टू टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो फोर्सेस होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, ठीक है ना। जो फोर्स होता है वो टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है ना। अब बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स है क्या चीज, ये हमें जानने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, ठीक है ना। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में। तो मैं शुरू करता हूँ बैलेंस्ड फोर्सेस से। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ बैलेंस्ड फोर्सेस से। तो देखो, बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है कि मान लो कोई एक बॉडी है, ठीक है ना। उस बॉडी पे जितना भी, मान लो एक सर्कल सा बॉडी है, उस पे जितना भी फोर्स पड़ रहा है, मान लो चारों तरफ से फोर्स पड़ रहा है, ठीक है ना। मतलब चारों तरफ से उस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, पर उस बॉडी का जो नेट या फिर रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या है? जीरो है। मतलब उसका जो ओवरऑल फोर्स है वो क्या है? जीरो है। तब उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड फोर्स। ये जो है बेसिक चीज हो गया, मोटा मोटा ओवरऑल चीज हो गया, बैलेंस्ड फोर्स किसे बोलते हैं। तो बैलेंस्ड फोर्स कैसे, जैसे मैंने डायग्राम बनाया, तो फिर बैलेंस्ड फोर्स कैसे देखो, जो ये वाला फोर्स है डाउनवर्ड आ रहा है और ये वाला जो फोर्स है वो अपवर्ड जा रहा है, तो फिर ये दोनों फोर्स आपस में कट गए, सेम टू सेम। ये वाला जो फोर्स है वो इस साइड जा रहा है, राइट साइड, और ये वाला फोर्स लेफ्ट साइड, तो फिर ये दोनों भी कट गए, सेम टू सेम। ऐसे इधर कट जाएगा और ये दोनों जो है कट जाएगा, तो फिर जो ओवरऑल फोर्स बचेगा वो तो जीरो ही हो गया ना। मतलब कोई भी फोर्स उस पर नहीं लग रहा। तो देखो, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो फिर वो जो बॉडी है वो मूव नहीं करेगा, वो वैसे ही स्टेशनरी पोजीशन पर रुका रहेगा, ठीक है ना। बस इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि उसका शेप चेंज हो सकता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी समझ लो कि जो ओवरऑल फोर्स होगा उस बॉडी पे वो जीरो होगा, और सारे के सारे जो फोर्सेस है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। और वो जो बॉडी है वो स्टेशनरी पोजीशन पर ही रहेगा। ये हो गया बैलेंस्ड फोर्स। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका डेफिनेशन लिख दूँ। तो चलो मैं डेफिनेशन फटाक से लिख देता हूँ। तो मैंने बहुत ही जल्दी से ये वाला डेफिनेशन लिख दिया है। तो डेफिनेशन को मैं एक बार रीड आउट कर लेता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले तो देखो मैंने क्या लिखा है, इफ द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब ओवरऑल, ठीक है ना। if the resultant of all the force acting on a body is zero, ये वाला देख रहे हो, इस वाले वर्ड को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से याद रखना है। अगर रिजल्टेंट फोर्स किसी भी बॉडी का जीरो हो जाए तो फिर उस वाले फोर्स को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। द फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है ना। तो फिर ये जो है डेफिनेशन है वो आई होप कि तुमने समझ लिया होगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं बैलेंस्ड फोर्स को, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले मैं इसे मिटा देता हूँ, और मैंने एक ड्राइंग पहले से बना रखा है, और आई होप कि तुमने ये वाला ड्राइंग पहले नोटिस कर ही लिया होगा, ठीक है ना। तो देखो, ये हमारा एक बॉक्स है। ये क्या है? एक बॉक्स है और एक ग्राउंड में रखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो, जब बॉक्स ग्राउंड में रखा हुआ है वो बिल्कुल स्टेशनरी है। तो बिल्कुल स्टेशनरी है तो फिर हम इसे देख के बोल सकते हैं कि जो बॉक्स है उस पर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। मतलब वो जो बॉक्स है वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है ना। उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है जो उस बॉक्स को मूव करवा सके। तो फिर सारे के सारे जो फोर्स है वो बैलेंस्ड है। अब तुम्हें तो ऐसे पता नहीं चलेगा ना कि उस बॉक्स पे फोर्स लग रहा है, तो चलो देखते हैं कि वो फोर्सेस कौन कौन से हैं जो उस बॉक्स पे लग रहा है। अब ये वाला एग्जांपल समझ लो, ठीक है ना। ये बहुत ही ज्यादा एक हैवी बॉक्स है, ये क्या है? एक हैवी बॉक्स है और ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है ना। और इस बॉक्स को तुम
पुश भी कर रहे हो, मतलब इस बॉक्स को तुम धक्का भी मार रहे हो, ठीक है ना। तो उस बॉक्सेस पे 4 फोर्सेस लगेंगे। तो देखो 4 फोर्सेस कौन कौन से, पहला होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी का, ठीक है ना। ग्रेविटी उसे जो है फोर्स लगा के नीचे डाउनवर्ड की ओर खींचेगा, पर वहां पे तो ग्राउंड है, तो फिर ग्राउंड भी उसको फोर्स लगाएगा, और वो जो ग्राउंड है उसको अपवर्ड पुश करेगा, ठीक है ना। अपवर्ड पुश करने पर वो कौन सा फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ रिएक्शन लगा देगा, ठीक है ना। अब देखो मैंने क्या बोला था, उस हैवी बॉक्स को हम पुश कर रहे हैं, तो फिर वो जो बॉक्स है बहुत ज़्यादा भारी है, ठीक है ना। तो वो अपने पोजीशन से नहीं हिल रहा है, स्टेशनरी है, तो फिर वो जो फोर्स है वो इस साइड की ओर लग रहा है। तो फिर ग्राउंड में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो होगा ना, मतलब ग्राउंड जैसा नहीं कि पूरा प्लेन होगा, उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा। तो वो जो फ्रिक्शन है वो उस फोर्स को रेजिस्ट करेगा, और वो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड लगेगा। तो फिर हमने फोर्स ऑफ पुश लगा दिया, हमने पुश कर दिया, ठीक है ना। फिर अब जलवा दिखाएगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। तो देखो, तो जब फ्रिक्शन ने ऑपोजिट फोर्स लगाया, तो ये दोनों जो है आपस में कैंसिल हो गए ना, क्योंकि ये बहुत ही पहले से हैवी बॉक्स था, और जितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था उतना ही हमने पुश करते हुए उतना ही फोर्स लगाया। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है ना। और सेम टू सेम जब ग्रेविटी उस बॉक्स को पुल कर रहा था, वो ग्रेविटी जो फोर्स लगा रहा था सेम टू सेम उतना ही फोर्स वो ग्राउंड भी लगा रहा था अपवर्ड साइड। तो फिर ये दोनों जो फोर्स है ये दोनों भी कैंसिल हो गए। तो उसका जो नेट फोर्स है वो कितना हो गया, नेट फोर्स जो है वो तो जीरो हो गया ना। तो देख रहे हो, इसलिए इसको मैंने क्या बोल दिया, ये जो है बैलेंस्ड फोर्स है, इसको हमने क्या बोल दिया कि बैलेंस्ड फोर्स। तो जो 4 फोर्सेस है उनको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, ठीक है ना, कौन कौन से फोर्सेस है। तो देखो 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर मैंने ये चारों फोर्सेस को लिख लिया है, ठीक है ना। ये जो चारों फोर्सेस है इन सबको लिख लिया कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। ये चारों फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। और भी एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, तो देखो इसके और भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग से एग्जाम्पल बन सकते हैं। कौन सा, पहला तो है टग ऑफ वार का एग्जाम्पल बन सकता है। अगर तुम्हें पता नहीं टग ऑफ वॉर होता क्या है, तो देखो इसमें होता है कि एक रस्सी होती है, ठीक है ना। इस रस्सी को यहाँ से मान लो एक सेंटर लाइन होता है, ठीक है ना, इस सेंटर लाइन है। अब इस रस्सी को 4-5 बंदे इस साइड से 4-5 बंदे, और इस साइड से 4 बंदे, और इस साइड से 4 बंदे खींच रहे हैं, ठीक है ना। और ये मान लो कि उन सब का स्ट्रेंथ जो है वो बिल्कुल इक्वल है। तो जो रस्सी है वो तो कहीं मूव नहीं करेगा ना, वो बिल्कुल अपने इनिशियल पोजीशन पे रुका रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि जो यहाँ पे मान लो यहाँ से जो है वो फोर्स लगा रहे हैं कितना, मान लो यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं वो लोग 50 न्यूटन का, और यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं 50 न्यूटन का। तो जो रस्सी है वो तो कहीं पर मूव नहीं करेगा ना, वहीं पर स्टेशनरी पोजीशन पर रुका रहेगा। तो फिर ये भी जो है ये वाला केस हो गया कि इसका बैलेंस्ड फोर्स का ये वाला केस हो गया, क्योंकि जो अपना रोप का जो पोजीशन था वो बिल्कुल स्टेशनरी रहा, ठीक है ना, वो पोजीशन कहीं पर मूव नहीं किया, इसीलिए ये जो है बिल्कुल बैलेंस्ड हो गया। अब मान लो ये वाला जो है बलून वाले का एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वाला जो है इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है, इसमें थोड़ा सा चेंज मिलेगा। तो देखो ये वाला बलून वाला एग्जांपल थोड़ा सा यूनिक सा है। तो देखो बलून वाला एग्जांपल, ठीक है ना। तो मान लो कि तुम्हारे पास एक गोल मटोल सा बलून है, ये तुम्हारा बलून है, ठीक है ना। फिर क्या किया तुमने, बलून को दोनों हाथों के बीच में रखा। मान लो ये तुम्हारा एक हाथ है और ये वाला एक हाथ है, तो फिर दोनों हाथों के बीच में बलून को रख दिया, और दोनों साइड से तुमने क्या किया, फोर्स अप्लाई कर दिया। इस साइड से मान लो तुमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। अब ये न्यूटन क्या है ये मैं आने वाले वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा आपको, बस अभी रेफरेंस के तौर पे समझ लो कि न्यूटन जो है वो फोर्स का ऐसा यूनिट है। सेम टू सेम यहाँ पर भी तुमने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ठीक है ना। तो फिर देखो यहाँ पर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तुमने, और यहाँ पर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो फिर वो जो बलून है वो क्या होगा, थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा दोनों साइड से। तो फिर वो जो बलून है वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा जो है उसका शेप में चेंजेस आ जाएंगे, मान लो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना।
और ये जो तुम्हारे दोनों हाथ है और ये फोर्स लगा रहे हो 10 10 न्यूटन का, उसके शेप में चेंज आ जाएगा। पहले बलून गोल मटोल सा था, उसके शेप में चेंज आके वो बिल्कुल ऐसा हो गया है, ठीक है ना। तो फिर एक केस हो गया कि वो जो बॉडी है वो तो स्टेशनरी है, ठीक है ना, उसके मूवमेंट पे कोई भी असर नहीं पड़ा, उसके ना स्पीड में चेंजेस आया है ना उसके डायरेक्शन में चेंजेस आया है, पर उसका जो शेप और साइज है उसमें चेंज आ गया है। तो फिर इसमें क्या हो गया है, इस वाले एग्जांपल में शेप एंड साइज जो है वो चेंज हो गया है, शेप एंड साइज जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो देखो, बलून का शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा, पर उसके डायरेक्शन या फिर मूवमेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो ये भी जो एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल है, बैलेंस्ड फोर्स का। क्यों बैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि उसका जो नेट फोर्स है वो तो जीरो है ना, नेट फोर्स जो है वो जीरो ही है, क्योंकि यहाँ पे भी 10 लग रहा है और वहां पर भी 10 लग रहा है, तो फिर ये जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर जो नेट है वो तो जीरो ही रहेगा। तो फिर यहाँ पर हमने बैलेंस्ड फोर्स बहुत ही अच्छे से समझ लिया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि एग्जाम्पल जो है तुम्हें अच्छे से याद रहे, ठीक है ना। मेरा ये मानना है कि तुम्हें साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कंसेप्ट के साथ साथ एग्जाम्पल से समझो। अगर तुम कंसेप्ट को एग्जाम्पल के साथ समझोगे ना तो फिर वो दिमाग में फिट हो जाएगा, फिर वो तुम भूलने वाले हो, वो तुम्हें हमेशा याद रहेगा, ठीक है ना। तुम्हें वो वाला एग्जाम्पल बस याद दिलाने की देरी है, और वो वाला कंसेप्ट अपने आप दिमाग से खींच जाएगा, ठीक है ना। तो फिर मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि तुम्हें कंसेप्ट जो है हमेशा एग्जाम्पल के साथ ही समझने चाहिए। ये बहुत ही एक अच्छा सा इनिशिएटिव है, अगर तुम इसको लॉन्ग टर्म में फॉलो करोगे तो तुम्हें बेटर रिजल्ट देगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो कि है अनबैलेंस्ड फोर्स। अब हम पढ़ने वाले हैं अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। जैसे कि तुम इसके नाम से समझ सकते हो, अनबैलेंस्ड मतलब बैलेंस का बिल्कुल उल्टा, मतलब यहाँ पर जो नेट फोर्स है, जो यहाँ पर नेट फोर्स है वो तो जीरो नहीं होने वाला है, ठीक है ना, जीरो नहीं होगा नेट फोर्स, बल्कि मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू में होगा नेट फोर्स। एक एग्जांपल मैं तुम्हें पहले ही समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उस पे तुमने बहुत सारे फोर्सेस लगा दिए, चारों तरफ से फोर्सेस लगा दिए, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लग गया, तो फिर देखो ए फोर्स और ए फोर्स ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ए फोर्स और ए फोर्स आपस में कैंसिल हो गया, पर ये वाला जो फोर्स है वो तो कैंसिल नहीं होगा ना, जिसके वजह से जो बॉडी है वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो हम बोल सकते हैं जब अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है तब वो बॉडी का जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, वो बॉडी जो है मूव करना स्टार्ट कर देता है, वो कुछ स्पीड गेन कर लेता है, और उसमें कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी आ जाता है। तो फिर अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो स्पीड और डायरेक्शन प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। जो भी हमारे नॉर्मल लाइफ में जो भी फोर्सेस लग रहे होते हैं वो अनबैलेंस्ड ही होते हैं, क्योंकि जब भी तुम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हो वो फोर्स अनबैलेंस्ड ही होता है। तो फिर सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख लेता हूँ, फिर आगे का एग्जाम्पल हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैं फटाक से डेफिनेशन लिख देता हूँ, तब तक के लिए आप कमेंट कर दो कि तुम्हें ये वाला चैप्टर समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो मैं डेफिनेशन पर टैग से लिख देता हूँ, तो मैंने डेफिनेशन को बहुत ही अच्छे से लिख दिया है। तो चलो एक बार डेफिनेशन को देख लेते कि बोलना क्या चाहता है डेफिनेशन। तो देखो डेफिनेशन क्या है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, ठीक है ना, इस वाले जो दो वर्ड है इन पे ध्यान देना, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस बार जीरो नहीं है, ठीक है ना। ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। तो मैं फिर से और एक बार पढ़ देता हूँ, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, द फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फिर वो एग्जाम्पल क्या है, मान लो तुम्हारे पास एक कार है, ठीक है ना, ये जो है हमारे पास एक कार है, मैंने पहले से ही शो करके रखा हुआ ये कार है, ठीक है ना। और जैसे कि पिछले वाले एग्जाम्पल में भी देखा, जब कोई बॉडी स्टेशनरी पोजीशन पे रहता है उस पे चार फोर्सेस लगते हैं, ठीक है ना। तो फिर ये फोर्स सेम टू सेम वैसा ही है, फोर्स ऑफ रिएक्शन, ये वाला जो है फोर्स ऑफ रिएक्शन है, और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो फिर एक ग्रेविटी किस लिए लग रहा है कि जो
अर्थ का जो सेंटर है वो उस कार को अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है ना, इस वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है। अब फोर्स ऑफ रिएक्शन किस वजह से लग रहा है? फोर्स ऑफ रिएक्शन इसलिए लग रहा है क्योंकि जो ग्राउंड पे वो कार खड़ा है वो उस पे अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना, जो ग्रेविटी के ऑपोजिट है। तो फिर ये दोनों जो है बिल्कुल बैलेंस्ड फोर्स है, तो फिर ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं। अब बारी आती है इन दोनों फोर्सेस की, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ पुश। तो फिर देखो, जो कार है उसमें पहिए होते हैं, उसमें चार पहिए होते हैं। तो जब तुम उस कार में फोर्स लगाओगे तो फिर वो कार जो है चलना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि मान लो कार का जो बॉडी है वो वाइड होता है और उसमें सिर्फ चार पहिए होते हैं। जो चार पहिए होते हैं उन चार पहियों में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होता है। तो फिर वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतना नहीं होता है कि वो कार को रोक सके स्टेशनरी पोजीशन पे। तो फिर जब तुम उसमें फोर्स लगाओगे तो जो कार है वो मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब तुम उस कार में फोर्स लगाओगे तो मूव होगा, क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कम पड़ जाता है उस फोर्स के आगे जो हम पुश कर रहे होते हैं। तो फिर ये जो है वो डोमिनेटिंग हो जाता है, ये जो है डोमिनेट करता है। ये वाला जो फोर्स है वो डोमिनेट करता है वो, और जो कार है वो मूव करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो वो कम पड़ जाता है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ पुश है वो उसको लीड कर रहा होता है, और या फिर बोल सकते हैं कि वो जो फोर्स ऑफ पुश है वो डोमिनेट कर रहा होता है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, और चार फोर्सेस तो आपको दिख ही रहे होंगे कि कौन कौन से लग रहे हैं। तो फोर्स ऑफ रिएक्शन लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और फोर्स ऑफ पुश लग रहा है, ठीक है ना। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स या फिर बैलेंस्ड फोर्स के बारे में पेपर में कुछ ऐसा आए तो फिर ये वाला एग्जाम्पल तो ज़रूर देना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और आई होप कि तुम राइटिंग तो लिख ही सकते हो, क्योंकि जो जो समझना होता है वो सबसे बड़ा होता है, और लिखना तो कोई भी बना के लिख ही सकता है। तो फिर हमने कार के एग्जाम्पल से समझ लिया। अब जैसे मैंने पिछले वाले केस में टग ऑफ वॉर बताया था, इस केस में भी मैं टग ऑफ वॉर के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखो, अब हमारा सेकंड केस आता है किसका? टग ऑफ वॉर का। टग ऑफ वॉर का केस आ गया, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर क्या किया हमने, एक रोप डाला और ये इसका मिडिल पॉइंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है दो बहुत ही ज्यादा हट्टे खट्टे इंसान लगा के रख दिए इस रोप को खींचने के लिए, और यहाँ पर जो है एक स्टिकमैन लगा के रख दिया। स्टिकमैन जानते हो ना, उसमें जिसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होता है, ठीक है ना, बिल्कुल मरा पड़ा होता है, उसको हम स्टिकमैन बोलते हैं। तो देखो, उसका तो कोई चांस ही नहीं है ना कि वो इन दोनों हट्टे खट्टे पहलवानों के साथ जीत सके। तो फिर ये फोर्स लगा रहे 100 न्यूटन का और वो फोर्स लगा रहा है 1 न्यूटन का, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सेंटर है वो इस साइड चला जाएगा, तो फिर रोप जो है वो पूरा इस साइड ही खिंच जाएगा, ठीक है ना, और टग ऑफ वॉर ये जीत जाएंगे। तो फिर ये जो है एग्जाम्पल हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स का। किसका? अनबैलेंस्ड फोर्स का। तुम ये वाला एग्जाम्पल पेपर में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, रियल लाइफ से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अब थर्ड एग्जाम्पल जो है वो थोड़ा सा स्टोरी से रिलेटेड है। तो वो स्टोरी क्या है? तो देखो, एक दिन मैं जा रहा था बाजार। तो फिर बाजार में मेरे मम्मी ने मुझे झाड़ू लाने के लिए बोला था दुकान से, ठीक है ना। तो मैं वो झाड़ू लेके आ ही रहा था रास्ते की, और मैं वो झाड़ू ला ही रहा था, ठीक है ना। पर मैंने देखा कि अचानक से मेरा जो क्रश है वो चलता हुआ आ रही थी। जो क्रश है वो चलता हुआ आ रही थी। तो फिर क्या हुआ, अचानक से एम्बैरेसमेंट के चलते मैंने अपना जो झाड़ू है वो अपने हाथ से छोड़ दिया। ये मान लो झाड़ू है और मैंने इसको अपने हाथ से छोड़ दिया, ठीक है ना। तो जो झाड़ू है वो नीचे गिर जाएगा, ऑब्वियस सी बात, जमीन पे गिर जाएगा। तो देखो, अब इस लड़की को इग्नोर कर दो इस स्टोरी से। इसका जो रोल था वो यहीं तक ही था, ठीक है ना। अब इसको मैं मिटाने वाला हूँ, इसका और कोई काम नहीं है। अब हमारा मेन मोटिव आ गया कि झाड़ू गिर गया। तो देखो, झाड़ू जो है वो गिर गया, मतलब इस बार कौन सा फोर्स लीड कर गया, कौन सा फोर्स डोमिनेट किया? फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है इस बार डोमिनेट कर गया। फोर्स ऑफ
ग्रेविटी जो है इस बार डोमिनेट कर गया, ठीक है ना, क्योंकि जो झाड़ू है वो मेरे हाथ से गिर गया, तो फिर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा उस झाड़ू पे, इसी वजह से वो नीचे गिरा ना। अगर वो ग्रेविटी नहीं होती तो फिर वो झाड़ू जो है उस पोजीशन पर ही रहता या फिर ऊपर चला जाता। ग्रेविटी है इस वजह से वो जो झाड़ू है वो नीचे गिर गया, तो फिर इस वजह से जो ग्रेविटी का जो फोर्स है वो डोमिनेट कर गया, ठीक है ना। ये जो छोटा सा कहानी था। अब मैंने क्या बोला था कि जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मोशन प्रोड्यूस करते हैं या फिर डायरेक्शन में चेंज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो अनबैलेंस्ड फोर्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं क्या, मोशन, ठीक है ना। मतलब वो जो है कुछ स्पीड जनरेट करते हैं, ठीक है ना, किसी बॉडी में, और या फिर उस बॉडी का जो डायरेक्शन चेंज करवा देते हैं। तो हम बोल सकते हैं जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं वो जनरेट करते हैं मोशन इन अ बॉडी, या फिर वो जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस है वो किसी भी बॉडी को जो है फोर्स कर सकते हैं स्टॉप होने के लिए, ठीक है ना। तो फिर मान लो एक कार है वो मूव कर रहा था, ठीक है ना, फिर हमने क्या किया, उस कार पे ब्रेक अप्लाई किया। ब्रेक भी तो जो है वो अनबैलेंस्ड फोर्स ही है ना। मैंने क्या बोला था, जितने भी रियल लाइफ सिनेरियो है उन सब में हम अनबैलेंस्ड फोर्स ही अप्लाई कर रहे होते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया तो थोड़े से टाइम के बाद वो जो गाड़ी है वो इधर आके रुक गया। तो फिर हमने उस कार को फोर्स किया रुकने के लिए, ठीक है ना, तो फिर उस पे हमने अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया और वो कार तब जाके रुका, ठीक है ना। तो फिर हम किसी भी बॉडी को रुकवा सकते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स लगवा के। एक बहुत ही ज्यादा फेमस साइंटिस्ट था, ठीक है ना, वो अपने जमाने में बहुत ज्यादा ही फेमस था। जैसे आज के टाइम में यूट्यूबर्स, वैसे उस टाइम में साइंटिस्ट फेमस हुआ करते थे, ठीक है ना, क्योंकि वो जो दौर था वो पढ़ने वाला दौर था। तो उस दौर में साइंटिस्ट फेमस हुआ करते थे, उनका चर्चा हुआ करता था, ठीक है ना। उस महान साइंटिस्ट का नाम था गैलीलियो। क्या नाम था, गैलीलियो। उसने एक स्टेटमेंट दिया था। कौन सा स्टेटमेंट दिया था, मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ वाला स्टेटमेंट। तो गैलीलियो ने ये वाला स्टेटमेंट दिया था। क्या स्टेटमेंट था ये, ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन देम। मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता रहेगा कांस्टेंट स्पीड में, जब तक उस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता तब तक वो मूव करता रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लो मैंने एक फुटबॉल पे किक किया, तो जब किक करूंगा तो उसमें काफी ज्यादा स्पीड होगा, फिर थोड़ी डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शन की वजह से वो जो बॉल है वो रुक जाएगा, स्टेशनरी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया, जो मोशन से स्टेशनरी पोजीशन पे आ गया। किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। अगर हमने इन सब रेजिस्टेंसेस को हटा दिया, फ्रिक्शन को हटा दिया या रेजिस्टेंस को हटा दिया, सारे चीज़ों को हटा दिया जो उस फोर्स को अपोज कर रहा है, ठीक है ना, और तब मैंने उस फुटबॉल पे किक किया, तो फिर वो फुटबॉल जो है वो बिल्कुल ट्रैवल करता रहेगा उस सेम स्पीड से, जब तक उस बॉल को वापसी से कोई रोके ना तब तक वो ट्रैवल करता जाएगा, ठीक है ना। तो फिर ये जो है गैलीलियो का स्टेटमेंट था। जितने भी फोर्सेस हम अप्लाई कर रहे होते हैं इन रियल लाइफ, प्रैक्टिकली जितने भी फोर्सेस हम अप्लाई कर रहे होते हैं वो क्या होता है, वो सारे के सारे जो है अनबैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं। क्योंकि हमारे फोर्स के वजह से कोई बॉडी में मूवमेंट होता है, उस क्या फिर उस बॉडी में डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है ना, किसकी वजह से, हमारे फोर्स की वजह से। तो फिर सारे के सारे जो फोर्सेस है वो क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक बहुत ही आसानी से ख़त्म होता है। आई होप कि तुम्हें ये सारे के सारे चीज़ें समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। और अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, ठीक है ना। और साथ में मैं ये एडवाइस ज़रूर करूँगा कि साथ साथ नोट्स बना के रखना, ठीक है ना। और मैंने जैसे कि हमेशा बोला हुआ है कि मुसीबत के समय या फिर एग्ज़ाम के समय नोट्स काम आते हैं, दोस्त नहीं। तो वे सबसे पहले नोट्स बनाओ फिर बाद में दोस्त बनाना। तो आई होप कि तुम्हें वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो। और
अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि जो शेयरिंग होते हैं वो केयरिंग होते हैं। और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो यारो। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।